अमरावती हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। उमेश कोल्हे हत्याकांड के पीएफआई कनेक्शन की जांच में जुटी एनआईए ने अमरावती के पीएफआई चीफ सोहेल नदवी से कई घंटों तक पूछताछ की। पूछताछ में पता चला है कि उमेश कोल्हे हत्याकांड का मुख्य आरोपी इरफान लगातार सोहेल से संपर्क में था। एनआईए ने सोहेल नदवी से पैसों के लेन देन के बारे में भी पूछताछ की है। एनआईए को शक है कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए इरफान को पैसे पीएफआई के लोगों ने ही दिए थे। और इस बीच एनआईए ने अमरावती में 13 जगहों पर छापेमारी भी की है। इन छापों में एनआईए की टीम को मोबाइल फोन, सिम कार्ड और कई हथियार भी बरामद हुए हैं। उमेश कोल्हे हत्याकांड में एनआईए की जांच की सुई अब पीएफआई की तरफ घूम गई है। इससे पहले मामले की जांच कर रही है एनआईए ने हत्या के आरोपियों से लंबी पूछताछ की थी और बताया जा रहा है कि उमेश कोल्हे की हत्या के आरोपियों से पूछताछ के दौरान ही उनका पीएफआई कनेक्शन सामने आया। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक हत्या को अंजाम देने वाले आरोपी पीएफआई के संपर्क में थे। जांच के दौरान हत्याकांड के तार पीएफआई से जुड़ते ही एनआईए ने अमरावती में इसके चीफ सोहेल नदवी पर शिकंजा कस दिया और उसे पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। दावा किया गया कि पीएफआई के सदस्य सोहेल नदवी से एनआईए ने उमेश कोल्हे की हत्या से जुड़े कई सवाल किए। इससे पहले भी हिंसा भड़काने के कई मामलों में इस संगठन का नाम सामने आ चुका है और यही वजह रही कि उमेश कोल्हे हत्याकांड में पीएफआई का नाम सामने आते ही जांच एजेंसियां चौकन्नी हो गई, क्योंकि जिस तरह इस हत्या को अंजाम दिया गया उससे सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। और इसी वजह से अब इस बात की जांच की जा रही है कि अमरावती की घटना में पीएफआई की क्या भूमिका थी। क्या अमरावती में हुई उमेश कोल्हे की हत्या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी? जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल में जुटी हुई हैं कि कहीं इस हत्या के पीछे पूरे देश में बवाल कराने का प्लान तो नहीं था, क्योंकि इस हत्याकांड से जुड़ी एक और खबर आई जिसने सभी को चौंका दिया। दावा किया गया कि अमरावती में जिन आरोपियों ने हत्या को अंजाम दिया उनका इरादा उमेश कोल्हे का सिर कलम कर देने का था। मतलब यह कि हत्यारों का मकसद ठीक वैसा ही था जैसा उदयपुर में कन्हैया लाल को मौत के घाट उतार देने वालों का था, लेकिन वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। दावा किया गया कि जिस जगह पर उमेश कोल्हे पर हमला किया गया वहां थोड़ी दूर पर ही कई लोग मौजूद थे। कहा गया कि हमले के बाद वहां बढ़ती भीड़ से घबराकर हमलावरों ने उमेश कोल्हे पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए और मौके से फरार हो गए। उमेश कोल्हे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ये बताती है कि उनके ऊपर कितना भीषण हमला किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उमेश कोल्हे की गर्दन के बाईं तरफ घाव होने की बात कही गई, जो करीब 8.2 सेंटीमीटर गहरा था। साफ है कि सिर कलम कर देने के इरादे से आए आरोपियों ने नाकाम रहने पर ऐसा वार किया कि उमेश कोल्हे किसी भी सूरत में बचने न पाए। पश्चिमी अमेरिका के माउंट हुड इलाके में हेलीकॉप्टर के जरिए एक पर्वतारोही को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, जो बर्फीली पहाड़ियों की चोटी से करीब 700 फीट नीचे गिर गया था। जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने प्राइवेट संस्थाओं की मदद से एक ऑपरेशन लॉन्च किया। सबसे पहले घटनास्थल वाली जगह पर कमांड सेंटर बनाया गया और 43 साल के पर्वतारोही की तलाश शुरू की। करीब 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पर्वतारोही को ढूंढ निकाला गया। सबसे पहले वहीं उसे फर्स्ट एड दी गई और मदद का इंतजार किया गया। इसके बाद ओरेगन आर्मी नेशनल गार्ड का एक हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा और घायल पर्वतारोही को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि माउंट हुड इलाके में ये इस हफ्ते की दूसरी घटना है। इससे पहले 24 जून को पोर्टलैंड की एक महिला उसी जगह से गिर गई थी और उसे भी इसी तरह रेस्क्यू किया गया था। देवी काली पर दिए बयान पर महुआ मोइत्रा विवादों में आ गई। विवादास्पद बयान देने के आरोप में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कोलकाता और भोपाल समेत कई जगहों पर केस दर्ज किए गए। इस बीच कोलकाता में महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी के महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया और उनके बयान को देवी काली का अपमान बताया। उधर टीएमसी ने अपनी सांसद के बयान से किनारा कर लिया, जबकि महुआ ने विवाद में घिरने के बाद खुद को देवी काली का भक्त बताया। इधर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब जांच एजेंसियों ने यह दावा किया कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग में नाबालिगों की भर्ती करता था और उसका गैंग उन्हें हथियार चलाने से लेकर पुलिस से छिपने और उन्हें चकमा देने की ट्रेनिंग भी देता है। मतलब ये कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से न सिर्फ वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग करता था, बल्कि सलाखों के पीछे से ही गैंग से लोगों को जोड़ने के काम में भी जुटा था। खासकर वो नाबालिग लड़कों को गैंग से जोड़ने पर जोर देता था। पुलिस का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई की इस प्लानिंग का तब पता चला जब गुजरात की वलसाड पुलिस ने अभिषेक कोहली नाम के एक बदमाश को धर दबोचा। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि अभिषेक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक शार्प शूटर है, जो अपने काम करने के तरीकों की वजह से लॉरेंस का खास गुर्गा बन गया था। इस वक्त अभिषेक की उम्र महज 19 साल बताई जा रही।
लेकिन जांच एजेंसियों का दावा है कि जब अभिषेक नाबालिग था तभी से वो बिश्नोई गैंग से जुड़ गया था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर लॉरेंस कैसे नाबालिगों को अपने गैंग में शामिल करता था। जांच का दायरा आगे बढ़ा तो ये बात सामने आई कि लॉरेंस की नजर उन लड़कों पर होती थी जो जुर्म की दुनिया में बड़ा कारनामा करने का मादा रखते थे। असल में छोटी उम्र में किसने और कहां बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, इसकी सारी जानकारी ह्यूमन इंटेलिजेंस से रखी जाती है। बाकी की जानकारी पुलिस स्टेशन से पता की जाती थी और इनके अलावा अखबारों में आने वाली क्राइम की खबरों पर भी नजर रखी जाती थी। सारी जानकारी इकट्ठा होने के बाद गैंग के लोग उन नाबालिग लड़कों से संपर्क करना शुरू कर देते थे जिन्होंने छोटी उम्र में बड़ा कारनामा किया हो। और इसी तरीके से अभिषेक कोहली से भी संपर्क किया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि अभिषेक का एक बार जुए का अड्डा चलाने वाले तुषार नाम के एक बदमाश से झगड़ा हुआ था। सूत्र बताते हैं कि उस वक्त तुषार ने उसे अगवा कर लिया था और उसकी जमकर पिटाई की थी। उस वक्त अभिषेक की उम्र करीब 16 साल थी। बाद में मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी संतोष जाधव को इसकी जानकारी हुई तो उसने वीडियो कॉल पर लॉरेंस बिश्नोई से उसकी बात करवाई थी। और उस वक्त ये दावा किया गया था कि अभिषेक कोहली ने संतोष जाधव को बड़ी वारदात करके दिखाने का वादा किया, जिसके बाद उसके जज्बे को देखते हुए उसे जयपुर भेजा गया था। और दावा है कि जयपुर में लॉरेंस गैंग के आशीष बिश्नोई, दिनेश बिश्नोई और अमित बवाना नाम के बदमाशों ने उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के बाद उसे फिरौती के धंधे में आजमाने की तैयारी की गई और उसे कमीशन का लालच दिया गया। सूत्र ये बताते हैं कि अभिषेक से ये कहा गया था कि फिरौती की जितनी भी रकम होगी उसका 15% अभिषेक को मिलेगा और बाकी का पैसा लॉरेंस बिश्नोई के पास जाएगा। जांच एजेंसियों का दावा है कि सब कुछ तय होने के बाद उसे राजस्थान के कारोबारी राकेश उर्फ लाला खटीक से 1 करोड़ की फिरौती वसूलने की जिम्मेदारी दी गई, जो अभिषेक कोहली को मिली भी। मतलब पहली फिरौती में ही उसे 15 लाख रुपए मिले। इसके बाद उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर ताबड़तोड़ फिरौती वसूलने लगा। और सूत्रों का दावा है कि पहली फिरौती वसूलने के बाद अभिषेक ने राजस्थान के गंगानगर के कारोबारी शुभम गुप्ता से भी 1 करोड़ की फिरौती वसूली थी। इसमें भी उसे 15 लाख रुपए मिले थे। इसी तरह उसने हनुमानगढ़ के इंदू हिसारिया से 2 करोड़ वसूले थे। लेकिन इसी दौरान अभिषेक कोहली के भाई का पुणे के एक कॉलेज में किसी से झगड़ा हो गया था, जिसे मारने के लिए अभिषेक ने लॉरेंस से हथियार मांगा था। सूत्र बताते हैं कि हथियार मिलने के बाद उसने कॉलेज में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। लेकिन उस दौरान झगड़ा करने वाला लड़का अभिषेक के हाथों से बच निकला था। हालांकि बाद में अभिषेक हथियार के साथ गुजरात में दाखिल होने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल कॉलेज में हुई फायरिंग के केस में अभिषेक पुणे पुलिस की गिरफ्त में है और उससे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े राज उगलवाने के लिए पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि नाबालिग लड़कों पर लॉरेंस ज्यादा जोर इसलिए देता है क्योंकि अगर वो पकड़े भी जाएं तो जुवेनाइल एक्ट में कार्रवाई हो और जल्दी बाहर आ जाए। दूसरी वजह यह कि कम उम्र के लड़कों का खून गर्म होता है, उनसे जो भी कहा जाए वो फौरन करने के लिए राजी हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि उम्र कम होने की वजह से वो अपराध की दुनिया में लंबे समय तक टिके भी रहते हैं और अगर उनके हाथों में हथियार थमा दिए जाएं तो उनकी ताकत दुगनी हो जाती है। और